हेलो दोस्तों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का उरूज उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में हम बातें करना शुरू करें, इससे पहले हमारे चैनल में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, उसके बारे में आपको बताना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप जान ही रहे होंगे कि इससे पहले हमारे चैनल का नाम उर्दू बाय स्ट्रेंजर सर था, लेकिन कुछ ख़ास वजह से हमको अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करना पड़ा और अब इसका नाम उरूज उर्दू के नाम से यूट्यूब पर मौजूद है। तो आप घबराइएगा मत कि आपका उर्दू बाय स्ट्रेंजर सर यूट्यूब चैनल कहाँ गया, वो अब उरूज उर्दू के नाम से मशहूर है। और ये वीडियो सबको शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी हमारे सब्सक्राइबर को पता चल जाए कि उनका उर्दू बाय स्ट्रेंजर सर यूट्यूब चैनल जो था अब उसका नाम चेंज होकर उरूज उर्दू से हो गया है। तो चलिए अब आज की वीडियो के बारे में जान लेते हैं। तो आप जान ही रहे हैं, जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो जान रहे हैं कि हमने एक सीरीज शुरू की हुई थी जिसका नाम था उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर में हमने अलिफ से लेकर ज़ीरो से लेकर हाई लेवल तक की ग्रामर पढ़ाई गई है उस सीरीज में। तो ठीक उसी तरह दोस्तों हम एक सीरीज और शुरू कर रहे हैं जिसका नाम हमने दिया हुआ है उर्दू टीजीटी मिशन 2026। इस नाम से ये प्लेलिस्ट रहेगी, ये सीरीज रहेगी जिसका आज पहला दिन है। इस सीरीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दे रहे हैं आपको कि ये सीरीज बिल्कुल फ्री होने वाली है, चाहे आपको थ्योरी की बात की जाए, चाहे आपको नोट्स की बात की जाए, चाहे आपको प्लेटफॉर्म की बात की जाए, हर चीज़ आपके लिए बिल्कुल 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 फ्री होने वाला है। अब ये 2026 देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि ये 2026 यहाँ पर क्यों लिखा गया है, क्या 2026 में वैकेंसी आएगी? तो आपको बता दें कि 2026 लिखा गया है, इसका नाम है, और हो सकता है मे बी कि 2026 में या 2025 के एंड में आपको यूपी में टीजीटी की वैकेंसीज देखने को मिले। अगर यहाँ पर नहीं आएंगी तो बिहार में पक्का है आने वाली है। तो यह इस सीरीज में आपको ज़ीरो से लेकर टीजीटी की तैयारी कराई जाएगी और पूरी निशुल्क रहेगी, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, चाहे आपके नोट्स के लिए हो या फिर आपकी वीडियोस के लिए हो, रिकॉर्डिंग के लिए हो, सब आपको यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल रहेगी। और बात रही नोट्स की, तो नोट्स आपको हमारे यूट्यूब ग्रुप से, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से नोट्स आप ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में, जो कि आज फर्स्ट दिन है इस सीरीज का, इसमें हम गज़ल के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? गज़ल की आगाज़ व इर्तिका पढ़ने वाले हैं, गज़ल की तारीफ़, मफ़हूम और तारुफ़, गज़ल के बारे में अदबा व शुरा के ख़यालात को देखने वाले हैं। एकदम ज़ीरो से पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि ये ना हो कि आप परेशान हों, कल को अगर एग्ज़ाम हो तो आप ये चीज़ छोड़ कर चले जाएँ कि बहुत शॉर्ट है। हम एकदम डिटेल में ज़ीरो से पढ़ेंगे, टीजीटी की तैयारी पूरी आपको यहाँ पर कराई जाएगी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। गज़ल का आगाज़ व इर्तिका। उर्दू शायरी का बेशतर सरमाया गज़ल पर मुश्तमिल है और तकरीबन तमाम शायरों ने गज़लें कही हैं। कुछ चुनिंदा शायरों को छोड़कर तमाम शायरों ने गज़लें कही हैं। दक्कन का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह गज़ल गो भी थे। जो कुली कुतुब शाह थे, साहिब दीवान शायर जो थे दक्कन के, वो क्या हैं? कुली कुतुब शाह थे। पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह थे, जबकि पहला बाकायदा अगर साहिब दीवान शायर पूछा जाएगा तो फिर आप वली मोहम्मद वली दक्कनी साहब को लगाएंगे। ठीक है, ये पहले साहिब दीवान शायर तो हैं, लेकिन पहले बाकायदा साहिब दीवान शायर नहीं है। तो क्या देखिए कि ये जो कुली कुतुब शाह साहब थे, ये गज़ल गो भी थे, लेकिन इस सिन्फ में जो दक्कनी शोरा के ख़ास तौर पर नाम पैदा किया, जो दक्कन में जिन शोरा ने, जिस शायरों ने नाम पैदा किया, उनमें सिराज और वली काबिल ज़िक्र हैं। सिराज और वली ने कुली कुतुब शाह से ज़्यादा गज़ल गोई में शोहरत कमाई है। और शुमाली हिंद के फ़ारसी शोरा वली का कलाम देखकर ही इस तरफ मुतवज्जे हुए थे। वली का कलाम देखकर इनकी तरफ मुतवज्जे हुए थे कि हाँ, हमको शायरी भी इस तरह की भी करनी चाहिए। जिसमें कौन-कौन थे? शाह हातिम थे, शाह मुबारक आबरू थे, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना के नाम अहम हैं। ये 3 लोग ऐसे थे जो वली मोहम्मद वली दक्कनी का कलाम देखकर ही इस तरफ मुतवज्जे हुए थे। इसके बाद गज़ल के सुनहरी दौर का आगाज़ होता है।
इस दौर के लाफानी शायर मीर सौदा और दर्द हैं। अब देखो, गज़ल कहाँ से शुरू हुई? दक्कन से शुरू हुई। उसके बाद दक्कन में सिराज और वली ने नाम कमाया, और वली का कलाम देखकर ही दिल्ली यानी शुमाली हिंद के लोग जैसे शाह हातिम और शाह मुबारक आबरू और मिर्ज़ा मजहर जाने जाना ने इस तरफ मुतवज्जे हुए। उसके बाद क्या हुआ? जब लोग गज़ल कहने लगे, तब गज़ल के सुनहरी दौर का आगाज़ होता है, मतलब इसका गोल्डन पीरियड फिर चलने लगता है। इस दौर के लाफानी शायर मीर सौदा और दर्द हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद दिल्ली के उजड़ने पर लखनऊ में शायरी की महफिल जमती है। फिर क्या होता है? दिल्ली देखो उजड़ने वाला शहर है, ठीक है? दिल्ली हरदम उजड़ता रहता है। तो दिल्ली की उजड़ गई, और फिर क्या हुई कि लखनऊ की तरफ शायरों ने रुख किया, और बहुत से शायर वहाँ से चले भी गए दिल्ली से, और शायरी की महफिलें फिर क्या हो गई? लखनऊ में आरास्तों ही लखनऊ में जमनी शुरू हुई। अब यहाँ के शायरों यानी लखनऊ के बारे में बता रहे हैं। लखनऊ के शायरों में मुसहफ़ी, इंशा और जुर्रात काबिल ज़िक्र हैं। मुसहफ़ी और इंशा और जुर्रात तीन लोग इसमें हो गए। मीर सौदा और दर्द जो सुनहरी दौर दौर के दिल्ली के उजड़ने के पहले के जो सुनहरी दौर था उसके हो गए, और जो दक्कन के हो गए सिराज वली और कुतुब शाह हो गए, ठीक है? मुसफ़ी, इंशा और जुर्रात लखनऊ के काबिल ज़िक्र शायर हैं। इनकी ग़ज़लों का अंदाज़ शोराए दहली के ग़ज़लों से मुख्तलिफ है। यानी शोराए दहली जो थे वो अलग तरह की ग़ज़ल लिखते थे, और ये अलग तरह की ग़ज़ल लिखते थे। इसके बाद दिल्ली में शेर व शायरी की महफ़िल फिर से आरास्ता हुई। अब क्या हुआ कि जब लखनऊ में ग़ज़लों की महफ़िलें शेर व शायरी की महफ़िलें जमने लगीं, तो उसके बाद फिर से दिल्ली जम गया। फिर से दिल्ली में लोग आने शुरू हुए, और फिर से दिल्ली उजड़ने के बाद फिर से जमी। उसके बाद वहाँ शेर व शायरी की फिर से महफ़िलें आरास्ता होने लगीं, जिसमें गालिब, ज़ौक़ और मोमिन इसी दौर से ताल्लुक़ रखते थे। अब देखो, एक चीज़ एकदम ध्यान से समझ लो, एकदम आराम से समझते हुए चलिए। कोई बहुत अभी टाइम है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम डिटेल में धीरे-धीरे, आराम-आराम से रोज़ एक-एक क्लास आपकी चलेगी, आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि गज़ल गोई कहाँ से शुरू हुई? हर चीज़ की तरह दक्कन से ये भी शुरू हुई, और किसने शुरू किया? कुली कुतुब शाह। अब क्या है कि लेकिन इस सिन्फ़ में जिसने सबसे ज़्यादा शोहरत कमाई वो सिराज और वली हैं, जो कि दक्कन के हैं। अब वली का कलाम जब दिल्ली आया, दिल्ली के शोरा ने देखा, शुमाली हिंद के शोरा ने देखा। शुमाली हिंद यानी बेसिकली दिल्ली को ही मेन समझा जा रहा है, लेकिन शुमाली हिंद में कश्मीर वगैरह भी आ जाएगा। तो वली के कलाम को देखकर ही शुमाली हिंद के फ़ारसी शोरा जो थे, वो इस तरफ मुतवज्जे हुए कि इस तरह के कलाम भी कहे जा सकते हैं, जिसमें शाह हातिम थे, शाह मुबारक आबरू थे और मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना थे। इसके बाद गज़ल का सुनहरी दौर का आगाज़ हुआ, जिसमें मीर सौदा और दर्द हुए। उसके बाद दिल्ली उजड़ गई। उसके बाद दिल्ली उजड़ गई, फिर लखनऊ गई। लखनऊ में कौन-कौन से आ गए थे? मुसाफ़ी और इंशा और जुर्रात काबिल ज़िक्र शोरा गुज़रे हैं। फिर में शायरी महफ़िल की शायरों की महफ़िल बैठनी शुरू हो गई। फिर शायर व शायरी की महफ़िल फिर से आरास्ता हुई दिल्ली में, जिसमें गालिब, ज़ौक़ और मोमिन का ज़माना तब था। और उजड़ने से पहले किसका ज़माना था? सौदा और मीर और दर्द का ज़माना था, ठीक है? गालिब ने गज़ल के मौज़ूआत को वसअत दी। अब देखो कि वसअत मीन्स होता है चौड़ाई, फैलाना जिसको बोलते हैं। अब गालिब ने क्या किया? ये तीनों शायर थे, तीनों की अपनी-अपनी कुछ न कुछ अच्छाइयाँ थी। वैसे अच्छाइयाँ तो बहुत थी, लेकिन कुछ-कुछ जो एक-एक चीज़ एक-एक लोग में बहुत ज़्यादा मेन थी, काबिले ज़िक्र थी, काबिले कबूल थी। जैसे गालिब के अंदर क्या थी? गज़ल के मौज़ूआत को इन्होंने वसाअत दी। हर तरह के मौज़ू गज़ल में कहने शुरू कर दिए, और फिर क्या की और उसे फ़िक्र से आशना किया। ज़ौक़ ने ज़बान पर ज़्यादा ज़ोर दिया। मोमिन ने मुआमिलाते इश्क में नाम हासिल किया। यहाँ मुकाबिलाते लिखा है, जबकि ये मुआमिलाते रहेगा, ठीक है ना? मुआमिलात मतलब रिलेटिव। मोमिन ने इश्क से मुआमिलाते इश्क में नाम हासिल किया। इकबाल ने गज़ल में फ़लसफ़ा पेश करके, क्योंकि ये फ़िलासफ़र थे अल्लामा इकबाल साहब, तो ये फ़िलासफ़र थे, तो इन्होंने क्या किया? गज़ल में फ़लसफ़ा पेश करके एक नए अंदाज़ की बुनियाद की नींव रख दी थी, नए अंदाज़ की बुनियाद रख दी थी। इसके बाद असग़र, फ़ानी, शाद, हसरत, आरज़ू, यगाना और जिगर ने गज़ल को फ़रोग़ दिया। क्या अभी तक आप समझे हैं? हमने देखा कि उर्दू शायरी का जो बेशतर सरमाया है वो गज़ल पर ही मुश्तमिल है, गज़ल पर ही टिका हुआ है।
और सभी शायरों ने लगभग कुछ चुनिंदा शायर जो उनके गज़ल के खिलाफ थे उनको छोड़कर सभी ने गज़ल कही है। और दक्कन का जो साहिब दीवान शायर थे कुली कुतुब शाह, उन्होंने भी वो गज़ल गोए थे, लेकिन गज़ल गोई में जिन्होंने सबसे ज़्यादा नाम पैदा किया वो सिराज और वली थे। शुमाली हिंद के फ़ारसी शोरा वली का कलाम देखकर ही इस तरफ मुतवज्जे हुए थे। इसमें शाह हातिम थे, शाह मुबारक आबरू थे और मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना थे। इसके बाद क्या हुआ, गज़ल के सुनहरी दौर का आगाज़ हुआ और इसमें मीर सौदा और दर्द आए। फिर क्या हुआ, फिर दिल्ली उजड़ गई, लखनऊ महफ़िलें चली गईं। उसके बाद वहाँ पर मुसफ़ी इंशा और जुर्रात काबिल ज़िक्र शायर हुए हैं। फिर से देहली बनी, देहली में फिर से शेरो शायरी की महफ़िल आरास्ता हुई। अब यहाँ पर गालिब और ज़ौक़ और मोमिन का ज़माना आ गया और इक़बाल ने ग़ज़ल में फ़लसफ़ा पेश करके एक नए तरह की बुनियाद रख दी थी। उसके बाद इनके बाद ग़ज़ल गोई को बढ़ाने वाले, ग़ज़ल को फ़रोग़ देने वाले असगर हैं, फ़ानी हैं, शाद अज़ीमाबादी हैं, हसरत मोहानी हैं, आरज़ू हैं, यगाना और जिगर ने ग़ज़ल को फ़रोग़ दिया। उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके बाद देखिए, उसके बाद फ़रोग़ दिया, फिर क्या है, फिर फ़राक़ हैं, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, रोश जज़वी, खुर्शीदुस्सलाम, नासिर काज़मी, खलीलुर रहमान आज़मी, शाद तमकनत, शहरयार, बशीर बद्र, ज़फ़र इक़बाल, अहमद मुश्ताक, तशकीब जलाली, साक़ी फ़ारूक़ी, आदिल मंसूरी, मोहम्मद इल्वी, पुरकाश फ़िक्री, अतहर, ये अतहर है, अतहर नफ़ीस, शोबा अख्तर, महबूब हाशमी, मंजूर ख़ज़ा वगैरह हैं। अब देखिए ये नाम देखकर थोड़ा-सा आप घबरा गए होंगे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम क्या करने वाले हैं, हम टीजीटी की तैयारी पूरी डिटेल में करने वाले हैं। देखिए, जो वैकेंसीज़ आती हैं वो 5 साल में, जो फ़िलहाल यूपी में 3-4 साल से आप हालत देख ही रहे हैं, तो अगर एक वैकेंसी आ जा रही है, तो मेरा ये मानना है कि इस तरह की तैयारी आपकी रहनी चाहिए कि एक वैकेंसी में ही आप लोग निकाल लें, इस तरह की डिटेल आप पढ़ें। अगर यूपी के ही लिए आप सिर्फ़ पढ़ रहे हैं, तो आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, जब आएगी तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसी वजह से पूरा डिटेल में आपको बताया जा रहा है कि एक क्वेश्चन कहीं भी फ़र्क ना आ पाए जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठें। तो इसी वजह से ये नाम आप ध्यान दे दीजिए कि ये लोगों ने गज़ल को फ़रोग़ देने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि आप याद कीजिए, बट देख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए कि इन लोगों का भी नाम गज़ल गोई में है। आगे बढ़ते हैं। अब गज़ल के तारुफ़ देख लेते हैं, गज़ल की तशरीह देख लेते हैं। गज़ल क्या है? गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना, औरतों के हुस्न जमाल की तारीफ़ करना या रस्सी बुनना। देखो, गज़ल के मानी सीधा-सीधा आप जान लीजिए, औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना या उनके हुस्न जमाल की तारीफ़ करना, ठीक है? यही है गज़ल। अरब शोरा जब अपनी माशूकाओं का सरापा खींचते या उनके हुस्न जमाल की तारीफ़ करते या उनके मोहब्बत में अपने दिली जज़्बात का इज़हार करते, तो इस अमल को तग़ज़ल और ऐसे ऐसे अशआर को ग़ज़ल कहते थे। ठीक है? ग़ज़ल यही है। क्या है कि जब अरब के शोरा अपनी माशूकाओं के सरापा खींचते, अपने हुस्न जमाल की तारीफ़ करते, अपने दिली जज़्बात का इज़हार करते थे, तो ऐसे ही अशआर को ग़ज़ल कहते थे और इस अमल को तग़ज़ल कहते थे। इब्तिदा में यानी शुरुआती दौर में गज़ल का मौज़ू हुस्न इश्क ही होता था, मगर वक़्त गुज़रने के साथ-साथ इसके मौज़ूआत में हर तरह की मज़ामीन शामिल होते गए। यानी पहले शुरुआत में सिर्फ़ औरतों की बातें करना ही गज़ल कहलाती थी, लेकिन बाद में हर तरह के मज़ामीन इसमें शामिल किए गए। तो दोस्तों, हमने क्या देखा कि गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी क्या होते हैं, औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। अरब शोरा जब अपनी माशूकाओं की तारीफ़ करते थे, अपने दिली जज़्बात को ज़ाहिर करते थे शेर में, तो ऐसे अशार को गज़ल कहते थे और इस अमल को, इस प्रोसेस को तग़ज़ल कहते थे। उसके बाद क्या है, इब्तिदा में यानी शुरुआती दौर में जब गज़ल लिखी जाने लगी, तो सिर्फ़ औरतों की तारीफ़ करना ही गज़ल कहलाता था। लेकिन बाद में जब मीर सौदा और गालिब का ज़माना आया, तो इन लोगों ने क्या किया कि बहुत से मौज़ूआत को भी मज़ामीन को भी गज़ल में शामिल कर लिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये वसाअत इसमें आ गई गज़ल में। तो इसके मज़ामीन हर तरह के मज़ामीन इसमें शामिल कर लिए गए।
अब आगे बढ़ते हैं कि गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। दो कलमों की हरकत व सुकून में बराबर होने को वज़न कहते हैं। यानी गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न में होते हैं। दो कलमों की हरकत व सुकून यानी जिसको रदीफ़ व काफ़िया बोलते हैं। ठीक है? एक वज़न में रहना एक गज़ल की ये शर्त है कि उसके हर मिसरे एक ही वज़न में रहेंगे। कोई आज़ाद नहीं, आज़ाद गज़ल एक अलग चीज़ है, आज़ाद नज़्म अलग चीज़ है। ठीक है? तो ये क्या है, गज़ल की एक कुछ शर्त रखी गई है कि किस तरह गज़ल रहनी चाहिए। तो गज़ल के मिसरे एक ही वज़न में रहना ज़रूरी है, एक ही बहर में वो रहेंगे। लफ़्ज़ मिसरा के माने दरवाज़े के एक पट होते हैं। अब देख लीजिए कि दरवाज़ा, दरवाज़ा तो अब तो मॉडल दरवाज़ा आने लगा है। पहले दरवाज़ा क्या रहता था, इस तरह से अभी भी रहता है। देखो ये दरवाज़ा हो गया, ये ऐसे बीच में एक रहता था, यहाँ पर ऐसे खिड़की लगी होती कुंडी लगी होती थी। तो अब ये दरवाज़ा का जो एक पट है ना, ये वाला हिस्सा, ये देखो, ये वाला जो हिस्सा आपका है, इस यही मिसरे का, एक मिसरे का यही मानी होता है। ठीक है? दरवाज़े का एक पट यही मानी होता है, यही मानी हो रहा है। रदीफ़ लफ़्ज़ मिसरा का मानी एक मिसरा दरवाज़े का एक पट होता है। लफ़्ज़ मिसरा का मानी क्या होता है? दरवाज़े का एक पट होता है। अब रदीफ़, ये आपको उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, मिसरा का मानी क्या होता है? दरवाज़े का एक पट होता है। अब देखते हैं रदीफ़ वो लफ़्ज़ या अल्फ़ाज़ का वो मजमूआ जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए। रदीफ़ क्या होता है कि ये हर शेर के आखिर में दोहराया जाता है। एक चीज़ ध्यान रख कर चलिएगा कि रदीफ़ किसी भी जगह चेंज नहीं होता है, वो हमेशा एक ही रहेगा और रदीफ़ एकदम लास्ट में आता है, शेर के एकदम लास्ट में रदीफ़ आता है और वो कभी बदलता नहीं है। जबकि काफ़िया उन हुरूफ़ व हरकत के मजमूए को कहते हैं जो हम आवाज़ होते हैं मगर अल्फ़ाज़ बदले होते हैं। काफ़िया क्या होता है कि आप जब बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जब बोलेंगे तो ऐसा लगेगा आपकी ज़बान एक तरह टूटेगी, आवाज़ सिमिलैरिटीज़ दिखेंगी उसमें, आवाज़ बराबर दिखेगी, लेकिन वो अल्फ़ाज़ अलग रहेंगे, उनकी मानी अलग रहेगी। जबकि रदीफ़ एक ही रहेगा हमेशा। काफ़िया रदीफ़ से पहले आता है। अभी हमने बताया कि रदीफ़ जो होता है वो एकदम लास्ट में आता है और काफ़िया उससे पहले आता है। चलिए कुछ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, कुछ गज़ल के एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल थी, उसको लिख लेते हैं कि मिर्ज़ा गालिब ने क्या लिखा था? दिले नादां तुझे हुआ क्या है? तुझे हुआ क्या है? दिले नादां तुझे हुआ क्या है? उसके बाद क्या लिखे? फिर लिखे आखिर इस दर्द की दवा क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? ठीक है? उसके बाद क्या लिखे? हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। हम हैं मुश्ताक, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। या इलाही ये माजरा क्या है? या इलाही ये माजरा क्या है? अब एक चीज़ ध्यान से आप देखिए, अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात आ गई है कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? अब देखो यहाँ पर तुझे दिले नादा तुझे हुआ, यहाँ पर हुआ आपको दिखाई दे रहा है, हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? हुआ और दवा जब आप बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसका तलफ़्फ़ुज़ लगभग सेम आ रहा है, हम आवाज़ अल्फ़ाज़ हैं। लेकिन क्या है इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, ये ऐसे ही है। तो ये जो क्या है ये रदीफ़ हो गया और हुआ, दवा और माजरा, ये इस तरह से जो अल्फ़ाज़ आएँगे वो क्या हो जाएँगे, आपके काफ़िया हो जाएँगे। रदीफ़ के पहले ही काफ़िया आता है, रदीफ़ एकदम शेर के एकदम लास्ट में रदीफ़ आएगा, उससे पहले जो रहेगा वो काफ़िया रहेगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब आपने देख लिया कि रदीफ़ और काफ़िया क्या होते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि रदीफ़ और काफ़िया
होते क्या हैं? गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों, मतला कहलाता है। अभी-अभी हमने देखा कि ये दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हमें मुश्ताक और वो बेज़ार, या इलाही ये माजरा क्या है? हमें मुश्ताक और वो बेज़ार, इसमें रदीफ़ और काफ़िया दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये तीसरा बंद है और तीसरा मिसरा है ये। तीसरा मिसरे आज़ाद रहते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि क्या रहें वो, का हम रदीफ़ और हम काफ़िया रहें। तो क्या है कि यहाँ माजरा हुआ और दवा, ये देखो हो गए, काफ़िया हो गए, और क्या है, रदीफ़ हो गए। अब क्या है कि दिल नादा तुझे हुआ क्या है, इसमें भी काफ़िया है और रदीफ़ है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है, इसमें भी काफ़िया है और रदीफ़ है। तो ये क्या हो गई, ये मतला हो गया। ये ग़ज़ल का पहला शेर हो गया मतला, ठीक है? इसमें देख लो हम काफ़िया, ये भी काफ़िया और ये भी काफ़िया, ये भी रदीफ़, ये भी रदीफ़, तो ये क्या हो गए, हम काफ़िया हो गए। हमें मुश्ताक और वो बेज़ार, या इलाही ये माजरा क्या है, ये वाला मिसरा अलग हो रहा है, और ये माजरा तो काफ़िया हो रहा है, पहले वाले से मिल रहा है, वो क्या है, रदीफ़ हो रहा है। लेकिन पहले वाले में हमें मुश्ताक और वो बेज़ार, इसमें हम काफ़िया नहीं हो रहा है, तो ये दूसरा या तीसरा, चौथा, पाँचवाँ कुछ भी शेर हो सकता है। तो आपने क्या समझा कि अगर हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो तो वो मतला कहलाता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ग़ज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है, मक़ता कहलाता है। अब जैसे इसी ग़ज़ल का एक शेर था कि गालिब ने लिखा है, उन्होंने लिखा है आखिरी में कि हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, कुछ नहीं गालिब, मुफ़्त हाथ आए तो बुरा क्या है? मुफ़्त हाथ आए तो बुरा क्या है? ठीक है? ये उन्होंने लिखा। अब यहाँ पर देख रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिए, इनका नाम आया हुआ है। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब जो थे, वो अपना नाम, अपना तख़ल्लुस गालिब इस्तेमाल करते थे, तो यहाँ पर उनका नाम आया हुआ है गालिब, ठीक है? हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ़्त हाथ आए तो बुरा क्या है? अब इस ग़ज़ल में उन्होंने अपना नाम लाया है, और ये क्या हो गया, ये ग़ज़ल का मक़ता हो गया, यानी इसके बाद अब ग़ज़ल के अशार देखने को नहीं मिलेंगे। यही लास्ट शेर रहता है जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है, और इसी को तख़ल्लुस कहते हैं। तख़ल्लुस किसे कहते हैं? जो शायर अपना छोटा-सा नाम इस्तेमाल करता है हर शेर के एंड में, तो वो क्या है कि हर अ, आखिरी शेर में ये बताने के लिए करता है कि इसको मैंने लिखा हुआ है, तो उसी को तख़ल्लुस कहते हैं। और शायर ये हो सकता है उसका अपना नाम यूज़ कर रहे, हो सकता है दूसरा नाम यूज़ करे, वो उसके ऊपर होता है। अब देख लेते हैं आगे कि ग़ज़ल में मतला और मक़ता के अलावा बाकी अशार फ़र्द होते हैं। जैसे इसमें आपने देख लिया कि दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। फिर आपने देखा कि हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ़्त हाथ आए तो बुरा क्या है। और यहाँ पर एक शेर आपने देखा है, हमें मुश्ताक और वो बेज़ार, या इलाही ये माजरा क्या है। तो दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ये तो आप जान ही गए, मतला है, मतला कहलाता है। अब उसके बाद आपने देख लिया कि हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है, ये भी आप जान गए कि गालिब का नाम आ गया है, तो ये फिर ये क्या हो गया जाएगा, मक्ता हो जाएगा। लेकिन आपने ये वाला जो शेर देखा है कि हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, ये जो आपका शेर है, ये फिर क्या कहलाएगा, ये फ़र्द कहलाएगा। इस ऐसे ही बीच में कितने भी शेर रहेंगे, वो फ़र्द कहलाएँगे। अगर उस शेर में बहुत अच्छा कोई शेर आ गया, ग़ज़ल का बहुत अच्छा शेर आ गया, तो वो बैतुल ग़ज़ल कहलाएगा, ठीक है? या हासिल ग़ज़ल भी उसको बोलते हैं। तो फिर क्या आप समझे कि ग़ज़ल के जिसमें हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, वो मतला कहलाता है, और जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस या अपना छोटा-सा नाम इस्तेमाल करता है, वो क्या हो जाता है, मक़ता हो जाता है। अब देखते हैं कि ग़ज़ल में मतले अव्वल के बाद, यानी एक मतला के बाद
मतले अव्वल यानी एक मतला के बाद गज़ल में एक मतला के बाद गज़ल में मतले अव्वल के बाद अगर दोबारा मतला की तरह कोई शेर आता है, यानी दोबारा भी मतला हो सकता है हम काफ़िया हम रदीफ हो जाएं, जिसमें भी हम काफ़िया और हम रदीफ हो जाएंगे वो आपका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आप मतला उसको समझ लीजिए। अगर एक मतले के बाद भी और मतला हमेशा गज़ल में पहले ही शेर रहेगा, पहला ही शेर रहेगा, हो सकता है दूसरा वाला शेर हो जाए, तीसरा वाला शेर हो जाए, लेकिन शुरुआती ही में रहेगा, बीच में नहीं रहेगा, बीच में कसीदा में रहता है। गज़ल में मतले अव्वल के बाद अगर दोबारा मतला की तरह कोई शेर आता है तो उसे हुस्ने मतला, ज़ेबे मतला और मतले सानी कहते हैं। क्या कहते हैं कि उसमें क्या गज़ल में मतले अव्वल के बाद अगर कोई दोबारा मतला आ जाता है, मतला की तरह शेर आ जाता है, वो हुस्ने मतला कहते हैं, ज़ेबे मतला कहते हैं और मतले सानी कहते हैं। समझ में आ गया आपको? क्या समझे कि गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और मतला की तरह अगर कोई और शेर आ जाता है तो वो हुस्ने मतला, ज़ेबे मतला और मतले सानी कहलाते हैं। उसके बाद जो अशार रहेंगे वो फ़र्द कहलाएंगे और उसके बाद जो एकदम लास्ट में आकर, एकदम आखिर में आकर जो शायर एक शेर लिखता है जिसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, वो क्या हो जाएगा, वो फिर आपका ये हो जाएगा कि वो मक्ता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गज़ल में कम से कम 5 शेर होते हैं, कम से कम 5 शेर होंगे। गज़ल की ये शर्त है कि एक गज़ल लिखना अगर आपको लिखना है तो उसमें मतला होना चाहिए और मक्ता होना चाहिए और उसमें कम से कम 5 शेर होने चाहिए और ज़्यादा की कोई कैद नहीं है। आप 1000 शेर भी एक गज़ल में लिख सकते हैं, लेकिन 5 शेर कम से कम होने चाहिए। गज़ल की ख़ुसूसियात में से इख्तिसार ईजाद भी है। गज़ल की कितनी ख़ुसूसियात में से इख्तिसार ईजाद भी है। तो आपने क्या समझा अभी तक कि गज़ल जो है, गज़ल का पहला वाला शेर मतला कहलाता है, दूसरा वाला शेर अगर हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो वो भी मतला कहलाएगा, हुस्ने मतला, ज़ेबे मतला और मतले सानी ये इस तरह से कहलाएँगे। अब अगर और उसके बाद के जो शेर रहेंगे जो काफ़िया रहेगा, पहले वाले शेर से मैच करता रहेगा और रदीफ़ भी उसमें रहेगा यानी गज़ल का ही शेर रहेगा वो, तो वो फिर वो फ़र्द कहलाएगा। एकदम लास्ट वाला शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर लेता है वो फिर मक्ता कहलाता है, मतलब वो अब काट दे रहा है, अब इसके बाद गज़ल का कोई शेर नहीं आने वाला। और बीच वाला जो है वो फ़र्द कहलाता है और कोई बहुत अच्छा शेर लिख दिया गया है उस गज़ल में जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, फिर वो क्या हो जाएगा, बैतुल गज़ल कहलाता है या हासिल गज़ल भी उसको बोलते हैं। गज़ल के अशआर में मसनवी की तरह ख़यालात का तसलसल नहीं होता, यानी मसनवी जो होती है, मसनवी में एक किस्सा उठा लिया जाता है, उसी पे चाहे आप 100 शेर लिख दें, आप 200 शेर लिख दें, 25 शेर लिख दें, जितना शेर मन कहे उतना लिख दें, तो वो क्या होता है, मसनवी होता है, लेकिन वो एक ही कहानी चलेगी। मसनवी में क्या होता है, मसनवी की क्या ख़ुसूसियत है, कि मसनवी में सिर्फ़ एक ही कहानी चलेगी। आप 1000 शेर लिखेंगे फिर भी एक कहानी चलेगी, लेकिन गज़ल में ऐसा नहीं होता है, बल्कि हर शेर अपनी जगह एक मुकम्मल इकाई होता है। गज़ल में हर शेर अपना एक अलग मतलब निकालता है, जैसे दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ये अपना अलग निकाल रहा है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त आता है तो बुरा क्या है। यहाँ पर हर शेर हर शेर अपना मतलब निकाल दे रहा है, अपनी मीनिंग निकाल दे रहा है और अपने आप को अलग कर ले रहा है बाकी शेर से। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अगर बाई चांस अब बहुत ऐसे शेर होते हैं गज़ल में भी जो 2 शेर में अपना मीनिंग पूरी निकालते हैं, अपनी मानी की तशरीह वो 2 शेर में कहते हैं। तो ऐसे शेर को क्या कहते हैं, कताबंद कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे शेर को कताबंद कहते हैं जिनकी मानी क्या होती है, 1 शेर में ना निकले, 2 शेर में, 3 शेर में निकले, तो वो कता बंद कहलाते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा। वैसे ज़्यादातर ये होता है कि वो अपने अलग एक शेर में अपने आप को वो कंप्लीट मीनिंग दे देता है एक शेर। और क्या है, और हर शेर में एक पूरी बात कह दी जाती है। तो गज़ल में यही होता है। मसनवी में क्या होता है, मसनवी में एक कहानी उठा ली जाती है, उसी पर चाहे इतना शेर लिख डालो, एक ही कहानी रहनी चाहिए, एक ही किस्सा रहना चाहिए। लेकिन गज़ल अपना शेर अपने हर शेर में अलग अलग कहानी भी कह सकता है, अपने हर शेर में अलग मीनिंग भी कह सकता है। गज़ल इसके लिए आज़ाद है। और जिसमें 2 शेर में, 3 शेर में, 4 शेर में मानी निकलते हैं तो फिर उसको क्या कहते हैं, ये आप ध्यान दे दीजिएगा कि उसको फिर कता कहते हैं। ठीक है, फिर उसको क्या कहते हैं, कता कहते हैं। आप ये चीज़ को ध्यान में दे दीजिएगा। उसके बाद क्या हो गया,
आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको कुछ सजेशन करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं, जो कहीं पैसा नहीं देना चाहते और जो ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं। तो ये आपको एकदम ज़ीरो से शुरू की जा रही है। अगर आप ग्रामर नहीं पढ़े हुए हैं तो उर्दू ग्रामर की एक प्लेलिस्ट है, आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, वो आपको ज़ीरो से पढ़ाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गज़ल या नज़्म के रदीफ़ व काफ़िया को ज़मीन कहते हैं। ज़मीन, अब देखो गज़ल हो गई या फिर नज़्म हो गई। अब इसमें क्या है कि रदीफ़ व काफ़िया जो आप पढ़ कर आए हैं, रदीफ़ बदलता नहीं है, काफ़िया बदलता रहता है, हम आवाज़ को काफ़िया कहते हैं, तो इसको ज़मीन कहते हैं। या ये आप जान गए, या फिर वो बहर और रदीफ़ व काफ़िया जिसकी गज़ल में पाबंदी की जाती है उसको ज़मीन कहते हैं। यानी पाबंदी यही तो है कि भाई काफ़ी और रदीफ़ रहना ही रहना चाहिए, वरना फिर वो गज़ल कैसी, है ना? तो पाबंदी की जाए उसी को ज़मीन कहते हैं, ठीक है ना? रदीफ़ काफ़िया को ज़मीन भी कहते हैं, इस तरह याद कर लो कि गज़ल या नज़्म के रदीफ़ काफ़िया को ज़मीन कहते हैं, बस ये मत याद करो, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जदीद गज़ल के अनासिर अरबा 4 को माना गया है, असगर, जिगर, फ़ानी, हसरत। अनासिर अरबा अरबा मीन्स ही 4 होता है। जदीद गज़ल के यानी नए गज़ल के अनासिर अरबा क्या हैं? असगर, जिगर और फ़ानी, हसरत, ठीक है? अब देख लेते हैं, यहाँ तक गज़ल का तारुफ भी हो गया, गज़ल की आगाज़ व इर्तिका भी हो गई। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। गज़ल के बारे में अदबा व शोरा के ख़यालात। अब देखो कि गज़ल की जब इतनी चीज़ हम पढ़ चुके हैं तो गज़ल के बारे में बहुत से माहिर लिसानियात ने, बहुत से शोरा ने, बहुत से अदबा ने अपनी-अपनी बातें रखी होंगी, ज़ाहिर-सी बात है। तो अब उनकी बातों को सुन लेते हैं कि वो उन्होंने क्या रखा है। जैसे गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अज़ीज़ है। ये किसने कहा है? ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। अब देखिए रशीद अहमद सिद्दीकी गज़ल के बहुत बड़े वाले फ़ैन थे। अब ये जो पॉज़िटिव चीज़ें रहेंगी, जो अच्छी चीज़ें रहेंगी वो रशीद अहमद सिद्दीकी, फ़राक गोरखपुरी ने कहा है और जो गलत चीज़ें जिस जो खिलाफ़ थे वो लास्ट में आएँगी, उनको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, रशीद अहमद सिद्दीकी। गज़ल शायरी नहीं तहज़ीब भी है। रशीद अहमद सिद्दीकी। हमारी तहज़ीब गज़ल में और गज़ल हमारी तहज़ीब में ढली है। रशीद अहमद सिद्दीकी। शायरी का नाम आते ही मेरा ज़हन जो है वो गज़ल की तरफ माइल हो जाता है, यानी गज़ल की तरफ चला जाता है। ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने ही कहा हुआ है। अब देख लेते हैं कि शायरी ज़ेवर का मोहताज है और ज़ेवर गज़ल का मोहताज है। ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। गज़ल को मैं फ़न नहीं उर्दू शायरी की आबरू समझता हूँ। रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। गज़ल रेज़े क़ारी में मीनाकारी है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने ये भी कहा है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी का कितना है, आप कितना इन्होंने कहा है कि ये हो गए 3 हो गए, 3, 3, 6, 2, 8, 8 जो है रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने कहा है। अब इसी में जो मेन है, जो मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा आपको ध्यान देने चाहिए, अब वो देख लेते हैं। जैसे आप ये देख लीजिए, 1 मिनट इसको मिटा दे रहे हैं पूरा। हाँ, जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है वो बताने जा रहे हैं आपको कि ये कि कौन-कौन सा जो लग रहा है कि हाँ, ये एग्ज़ाम के पॉइंट से गज़ल जितनी बदनाम है, उतनी ही मुझे अज़ीज़ है। ये आपको जितना हो सके आप इसको ध्यान में रखे रहिए कि जो गज़ल जितना बदनाम है, मुझे उतना अज़ीज़ है। अब उसके बाद क्या है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। गज़ल शायरी नहीं तहज़ीब भी है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब उसके बाद मिटा दे रहे हैं इसको, 1 मिनट। अब उसके बाद देख ले रहे हैं, गज़ल ज़ेवर की मोहताज है और ज़ेवर गज़ल का मोहताज है। ये भी आप ध्यान रख लीजिए, ये रशीद अहमद सिद्दीकी साहब के अक़वाल हैं, यानी कौल हैं। ये उन्होंने गज़ल को लेकर कहा है और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट या बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं, ठीक है? अब देख लेते हैं फ़राक गोरखपुरी का। फ़राक गोरखपुरी, गज़ल शायरी नहीं इत्र शायरी है, ठीक है? फ़राक गोरखपुरी, गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है, फ़राक गोरखपुरी, ये तो बहुत बार पूछ चुका है। आप कितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है और गज़ल शायरी नहीं इत्र शायरी है। ये इतनी बार पूछ चुका है कि आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं कि गज़ल
तमाम फ़नून लतीफ़ा एहसासात व कायनात का इत्र है, और तो गज़ल इस इत्र का भी इत्र है। ये भी फ़राक़ गोरखपुरी साहब ने कहा है। गज़ल का गज़ल का ख़मीर इश्क मोहब्बत है। अल गज़ल का ख़मीर इश्क मोहब्बत है। अब इन्होंने शिबली नुमानी ने ये कहा, और ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिए। शिबली नुमानी का शिबली नुमानी का यही एक है, गज़ल का ख़मीर इश्क मोहब्बत है। हाँ, ये भी गज़ल निकाब पोश आर्ट और चावल पर कुलहल्ला लिखने का आर्ट है। ये आले अहमद सरवर ने कहा है। कुछ लोग इसको सरूर भी पढ़ते हैं, जो आपको बेहतर लगे वो प्रोनाउंसिएशन कीजिए। आले अहमद सरूर ने निकाब पोश आर्ट और चावल पर कुलहल्ला लिखने को बताया है गज़ल को। गज़ल बड़ी काफ़िर सनात सुखन है आले अहमद सरवर, गज़ल नीम वहज सिनफ़ शायरी है कलीमुद्दीन अहमद। अब देख लेते हैं थोड़ा सा जो निगेटिव में है। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए या फिर मार देनी चाहिए, अज़मतुल्लाह खां। ये आपको ध्यान रख लीजिए, ये आपको देखना है, याद करना ही करना है। गज़ल बेवक्त की रागनी है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। कसीदा और गज़ल शायरी की नापाक दफ्तर है हाली, और अफ़ूनियत में संडास से भी बदतर है। ये यहाँ तक हाली ने कहा है गज़ल को। तो ये जो नेगेटिव वाला है, जो जो खिलाफ थे, ये आपको हर हाल में याद करना ही करना है। ये जितना भी आपको ये आज की वीडियो में पढ़ाया गया है, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। आप अगर टीजीटी शुरू करना चाहते हैं या टीजी की तैयारी कर रहे हैं, ये टीजीटी के लिए पूरी एकदम बेसिक होने वाली है, ये बेस होने वाला है आपका। अभी टीजीटी की पूरी तैयारी ही नहीं शुरू की गई है। अभी सिर्फ आपको बेस पढ़ाया जा रहा है कि आप बेस मजबूत कर लीजिए। अगर बेस मजबूत नहीं रहेगा तो फिर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। ये पूरी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट निकाल कर लाया गया है और वीडियो बनाई गई है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और जो आपको सजेशन देना है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के पास जो उर्दू टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं और फ्री करना चाहते हैं। नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल है, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और फिर नोट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।